धक 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 धक। कैसा लगता है जब आपके पास ऑक्सीजन हो पर फिर भी आप सांस न ले पाए? कैसा लगेगा जब अचानक से महसूस हो कि आपका पूरा शरीर भारी हो चुका है? नित्या को इस वक्त ऐसा ही लग रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके नानाजी हॉस्पिटल के बिस्तर पर इस वक्त ऑक्सीजन मास्क पहने हैं, पर फिर भी वह सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। उनकी उंगलियां तेजी से कांप रही थी और उनका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। उनका शरीर हॉस्पिटल के बिस्तर पर जोर से कांप रहा था। नित्या की आंखों में आंसू आने लगे और धीरे धीरे सब कुछ उसके आसपास से धुंधला होने लगा। और जब सब कुछ उसकी आंखों के सामने से क्लियर हुआ तो अब नित्या उस हॉस्पिटल वार्ड में नहीं थी, बल्कि अपने हिमाचल वाले घर के बैक कार्ड में खड़ी थी। नित्या ने बिना किसी भाव के अपना सर हिलाकर आसपास देखा तो उसे बस पेड़ और पौधे ही दिखे, गुलाब के, जैस्मिन के, गेंदे के और ना जाने कौन कौन से फूल उस गार्डन में थे। नित्या ने सही फूलों को देखा तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर गई जो एक 14 या 15 साल की लड़की के साथ बैठा अपने फूलों का ख्याल रख रहा था। नित्या की उंगलियां हल्की कांप उठी और उसने धीरे से कहा, नाना जी। लेकिन जैसे इस बुजुर्ग आदमी जिसे नित्या नाना कह रही थी, उसने तो मानो नित्या की आवाज ही नहीं सुनी। नित्या ने अपनी कदम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ाए तो उसके सामने से वो सब गायब हो गया और नित्या ने खुद को फिर हॉस्पिटल वार्ड में पाया। लेकिन इस वक्त उसके नाना जी तड़प नहीं रहे थे, बल्कि उनका शरीर शांति से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जैसे वह सो रहे हो। लेकिन उनके शरीर से जुड़े मशीन जोर की आवाज कर रही थी, जो कि यह बता रही थी कि उनकी सांसें अब बंद हो चुकी थी और उनका दिल धड़कना बंद हो चुका था। इस वक्त डॉक्टर्स की टीम नित्या की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो उसे पिछले 5 घंटे से आवाज लगा रहे थे, लेकिन नित्या उन्हें कोई आवाज नहीं दे रही थी। नित्या की आंखों के सामने धुंधलापन फिर छाने लगा, लेकिन तभी उसके कानों में एक शांत और दिल को सुकून पहुंचाने वाली आवाज आई, नित्या। यह आवाज सुन नित्या होश में है और उसने अपने कदम अपने नाना जी की तरफ बढ़ाए और उसके बेजान हाथ को उठाकर नित्या ने उसको अपने आंखों पर लगाया और फिर उसके हाथों को चूम लिया। स्वाभिमान जी के माथे को चूमा और फिर बगल में रखे ग्लास के अपनी और चम्मच को उठाकर नित्या ने स्वाभिमान जी के मुंह में 2 चम्मच पानी डाला और फिर मुड़ सभी डॉक्टर से शांत आवाज में बोली, इनका डेथ सर्टिफिकेट बनाइए, हम बॉडी को ले जाना चाहते हैं। बोल नित्या अपनी शर्ट के बाजू को मोड़ते हुए वार्ड से बाहर निकली और बिना किसी की तरफ देखे बोली, जाकर आप सब आखिरी बार उन्हें देख सकते हैं। बोल नित्या ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। जल्दी ही दूसरे तरफ से कॉल पिक हुआ और साहिल बोला, क्या हुआ दी? नित्या ने जमीन पर देखते हुए कहा, नाना जी जा चुके हैं, आकर उन्हें आखिरी बार देख लो। बोल नित्या ने बिना जवाब का इंतजार किए फोन रख दिया और फिर इनायत और शिवांग को भी बताया और रूही को कॉल किया, लेकिन रूही ने अपना फोन पिक नहीं किया। तो नित्या ने रूही के बॉर्ड को कॉल किया, जिसका फोन जल्द ही उठा और दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, बोलिए मिस नित्या। तो नित्या ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, वो कहाँ है? नित्या का सवाल सुन गार्ड कुछ देर के लिए शांत रहा, फिर बोला, मिस नित्या, मिस रूही, वो इस वक्त किसी के साथ होटल जा रही है और शायद वो उसे जानती भी है। बोल गार्ड एकदम शांत हो गया और फिर नित्या के होठों पर एक ठंडी मुस्कान छा गई और नित्या ने बोला, अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी हुआ या उसका एक बाल भी मिस हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा लाश बेलास की गलिया में गाड़ दूंगा। बोल नित्या ने फोन काट दिया। अभी नित्या ने फोन काटा ही था कि उसके गाल पर एक जोर का तमाचा पड़ा और निशा जी ने चिल्लाते हुए उससे कहा, यू बास्टेड, डू यू इवन नाउ द शिट you have done right? This medicine that you had brought was wrong. That wrong medicine killing my father. अभी निशा जी चिल्ला ही रही थी कि तभी एक ठंडी और शांत आवाज पूरे हॉल में सुनाई दी, जिसे नाना जी से नहीं मिलना वो यहाँ से जा सकता है। गार्ड्स प्लीज हेल्प मिस्टर रावत। ये आवाज नित्या सुन नित्या कमजोर पड़ गई। हाथ उसकी उंगलियां इस वक्त तेजी से कांप रही थी। वो धीरे धीरे शांत हो गए और नित्या के हाथों में फिर से मानी जान आ गई हो। नित्या ने पीछे मुड़कर देखा तो अमन अपने पैंट के जेब में एक हाथ डाले और एक हाथ में पानी की बोतल लिए उसकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे से कुछ गार्ड जो ब्लैक सूट पहने तेजी से भागकर सभी को बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। निशा जी चिल्ला रही थी। विशाल जी मानो किसी सदमे में जा चुके थे और बाकी के रिश्तेदार ताना देने में बिजी थे, लेकिन मानो नित्या ये सब सुन
कर भी अनसुना कर पा रही थी। अमन नित्या के सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी काली शुन आंखों में देखते हुए धीरे से वो पानी की बोतल धीरे देते हुए बोला, लो पानी पियो। नित्या ने जब वो पानी का बोतल पकड़ा तो वह गर्म था। नित्या ने अपना सर ना में हिलाया तो अमन ने अपने पीछे खड़े वेद की तरफ हाथ बढ़ाया तो वेद ने जल्दी से अमन को एक शॉल दे दी। अमन ने वो शॉल नित्या को उठाते हुए कहा, तुम बारिश में भीगी थी तो खुद को गर्म रखो। अगर पानी नहीं पीना तो उस बोतल से अपने हाथों को गर्म रखो। अभी तुम्हें बहुत कुछ संभालना है। अमन की बात सुन नित्या ने हाँ में सर हिलाया और वो शॉल अच्छे से ओढ़ ली और पानी की बोतल को कस कर पकड़ लिया। यहाँ एक जेट फ्लाइट में बैठा एक आदमी लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और उसके लैपटॉप के बगल में एक वक्त स्वाभिमान जी की फोटो थी। अभी वो आदमी काम कर ही रहा था कि एक जवान औरत जो करीब 28 साल की थी उसने उस आदमी के बगल में बैठते हुए कहा, स्वाभिमान जी की डेथ हो गई है और उनका परफ्यूनल उनकी पोती संभाल रही है। हॉस्पिटल से सभी जा चुके थे या कहे भगा दिया गया था। नित्या हॉस्पिटल के बाहर अमन के बोक्यो से वेगन में बैठी एक पेपर पर कुछ नाम लिख रही थी। अमन ने हॉस्पिटल में सब कुछ सेटल किया और फिर स्वाभिमान जी की बॉडी को एम्बुलेंस से एयरपोर्ट जाने के लिए भेज दिया और खुद भी गाड़ी में आकर बैठ गया और बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट की। जल्द ही वो एयरपोर्ट पर थे। अमन गाड़ी से उतरा और फिर नित्या के लिए दरवाजा खोल बोला, तुम जाकर बाकियों के साथ वहाँ रुको, मैं कुछ बात करके जल्द ही आता हूँ। नित्या ने अमन की बात सुन उसकी तरफ एक नजर देखा, फिर हाँ बोल गाड़ी से नीचे उतरी और अंदर चली गई। अमन ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और फिर अपने पैंट से एक सिगरेट निकाला, अपने होठों से लगाया और जाते हुए नित्या के बैग को देखने लगा। नित्या का बैग आज भी स्ट्रांग था लेकिन आज उसे देख लग रहा था कि उसके पास अब कोई कमजोरी नहीं है या कहे कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो अब किसी को दे सके। अमन को ये फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। क्यों, ये तो मास्टर अमन ही जाने। अमन ने नित्या के चले जाने का इंतजार किया और फिर उसने अपने होठों से वो बिना जलाई हुई सिगरेट निकाली और उसे डस्टिंग में फेंकते हुए वहां से चला गया। यहाँ नित्या अभी एयरपोर्ट में जा रही थी कि तभी उसका फोन बजा। नित्या ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से रणविजय दत्ता जी की आवाज आई जो चिंता से भरी हुई थी। नित्या, तुम ठीक तो हो ना? नित्या ने अपने सामने चेकिंग फूल को देखा, फिर उस तरफ अपने कदम बढ़ाते बोले, हाँ। इस पर रणविजय दत्ता जी बोले, तुम अभी वहीं जा रही हो उनकी बॉडी को लेकर? तो नित्या ने दोबारा कहा, हाँ। तो रणविजय दत्ता जी बोले, ठीक है, मैं भी तुम्हें वहीं मिलता हूँ। वो रणविजय दत्ता जी नित्या के कुछ और कहने का इंतजार करने लगे लेकिन नित्या ने बस इतना कहा, ठीक है। नित्या का इतना कहना काफी था क्योंकि यह कन्फर्मेशन सिर्फ रणविजय दत्ता जी के लिए स्वाभिमान जी के अंतिम संस्कार में आने का ही नहीं था बल्कि ये इस बात का भी कन्फर्मेशन था कि नित्या ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। रणविजय दत्ता जी को हमेशा से पता था कि नित्या ने उनके और अपने बीच एक सीधी लाइन खींची थी जो ये दर्शाती थी कि रणविजय दत्ता जी और नित्या दोनों उतने करीब नहीं थे और जब तक वो लाइन क्रॉस नहीं होती तब तक रणविजय दत्ता जी नित्या को वो गद्दी नहीं दे सकते थे जो वो देना चाहते थे। यहाँ सिंगापुर में इस वक्त मुल्तानी मेंशन में ओल्ड मैडम मुल्तानी आराम से अपना चाय पी रही थी कि तभी एक आदमी भागते हुए अंदर आया और बोला, ओल्ड मैडम, मिस नित्या के नाना जी का देहांत हो गया है। वो आदमी थोड़ा घबराते हुए आगे बोला, उन्हें उन लोगों ने ही मारा है। ओल्ड मैडम मुल्तानी जो अपना चाय पी रही थी, उन्होंने जब ये सुना तो उनके हाथ रुक गए और उन्होंने अपना कप टेबल पर रखते हुए कहा, हिमाचल चलने की तैयारी करो। इधर रणविजय दत्ता जी ने जल्दी से किसी को कॉल किया। जल्द ही दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और एक लड़के की आवाज आई, हाँ दादाजी। तो रणविजय जी ने जल्दी से कहा, गौरव, जल्द ही मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर तुम मिलो। बोल रणविजय जी ने कॉल कट कर दिया। इधर निशांत जो एयरपोर्ट पर खड़ा था उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। जल्द ही कॉल पिक हुआ और निशांत ने तुरंत कहा, दादी, नित्या दी ने नाना जी स्वाभिमान दादू चल बसे। हम सब उनकी इच्छा अनुसार उनके शरीर को हिमाचल ले जा रहे हैं, आप भी वहां आ जाओ। निशांत की बात सुन दूसरी तरफ से कुछ पल के लिए शांति थी, फिर अचानक से एक कप के गिरने का आवाज आई और दूसरी तरफ से साहिल की दीदी ने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। यहाँ नित्या ने रणविजय दत्ता का कॉल काटा और चेकिंग पूल से चेकिंग कर एयरपोर्ट के अंदर आई
कि तभी रूही के बॉडीगार्ड्स का कॉल आया। नित्या ने वो कॉल देखा तो कॉल पिक किया और बोली, क्या हुआ? तो दूसरी तरफ से उस बॉडीगार्ड ने कहा, मिस नित्या। वो बोलते हुए बॉडीगार्ड हिचकिचाने लगा। बॉडीगार्ड की हिचकिचाहट को सुन नित्या ने अपना माथा मलते हुए कहा, काम बताओ वरना कॉल कट करो। यह सुन उस बॉडीगार्ड ने तुरंत कहा, मिस रूही अभी तक किसी कुणाल के साथ थी और उनका शायद उस आदमी के स्टेज अफेयर चल रहा था। उस बॉडीगार्ड की बात सुन नित्या के हाथ उसके सर मलते हुए रुक गए और उसकी आंखें हल्की फड़की और उसने पूछा, क्या कहा तुमने? आज पहली बार नित्या को खुद से सवाल करता पाकर वो बॉडीगार्ड थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, मिस रूही का किसी कुणाल नाम के आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। नित्या ने फिर पूछा, पूरा नाम? तो बॉडीगार्ड कुछ देर के लिए शांत रहा कि तभी फोन से रूही के जोर से हंसती हुई आवाज आई, हा 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 हा, कुणाल जय सिंह, तुम बास्टर्ड हो। हाँ हाँ, रूही ने अभी ये कहा ही था कि एक आदमी की आवाज़ आई जो मानो रूही को मना रहा था। मैडम रूही, अगर आप नीचे जाएंगी तो मैं आपको एक और ड्रिंक दूंगा, पक्का नीचे आओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तुम क्या एक लोगे? कुणाल फुनाल दुनाल, नहीं आऊंगी। हाँ हाँ मैडम रूही, आप खिड़की से नीचे उतरे, मुझ पर कृपया करें ना, मैं कृपालु नहीं हूँ। नहीं, मैं आऊंगी। ये सारी आवाज़ सुनने के बाद नित्या ने अपना मुंह खोला, फिर बंद किया, फिर खोला और एक गहरी सांस बाहर निकालते बोले, उसका ख्याल रखो और उसे होश में आने के बाद मुझसे बात करने को कहो, और हाँ, रूही का ख्याल रखना वरना मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बोल नित्या ने कॉल कट किया कि तभी उसके पीछे से एक चार्मिंग आवाज आई जिसका मालिक उसे सवाल कर रहा था, किसका ख्याल आने का इंतजार हो रहा है? यह आवाज सुन नित्या मुड़ी और अपने सामने खड़ी अमन को देख धीरे से सर हिलाया और आगे जाने लगी। तभी अमन ने अपने कदम जल्दी से बढ़ाए और नित्या के पीछे पीछे चलते हुए बोला, क्या बॉस नित्या मेरा भी ख्याल रख सकती हैं? यह सवाल सुन नित्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें हल्की मुड़ गई और उसके होठों पर हल्की हंसी आ गई। लेकिन पीछे होने के नाते अमन ये देख नहीं पाया और बाद में उसके पीछे चलता रहा। और अमन के पीछे चलते हुए लोग अमन को यूं बिहेव करता देख हैरान थे। हिमाचल द सोल वेरी उस ब्लॉक का नाम था जिसमें स्वाभिमान जी रहते थे, जहां उनका घर था। स्वाभिमान जी के मृत शरीर को नहलाया गया और उन्हें तैयार कर उनके आखिरी सफर की तरह ले जाया गया, क्योंकि स्वाभिमान जी पहले क्रिएशन अनाथ आश्रम से बिलोंग करते थे और बाद में उन्हें दूसरे परिवार ने अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन स्वाभिमान जी हमेशा से यही चाहते थे कि उनकी अंतिम विदाई कृष्ण की तरह हो। तो सभी नित्या, अमन, वेद, निशा जी, विशाल जी, निशांत, इनायत, शिवांग सभी ने स्वाभिमान जी की बॉडी को दफनाया और प्रे किया। लेकिन इन सब में एक बार भी किसी ने निशा जी से बात नहीं की और ना ही निशा जी ने किसी से एक शब्द कहा। सभी ने स्वाभिमान जी की बॉडी को दफन किया और फिर वापस उसके घर आए। अब तक नित्या ने शोक सभा की सारी अरेंजमेंट कर दी थी और धीरे धीरे लोग भी आने जाने शुरू हो चुके थे, क्योंकि नित्या कुछ सालों पहले यहाँ आकर रही थी तो सभी नित्या को जानते थे। नित्या ने घर के बैक गार्ड में सारा इंतजाम किया था और वो खुद सभी का प्रणाम कर रही थी। सभी लोग नित्या से मिल स्वाभिमान जी के फोटो के सामने बैठ उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। धीरे धीरे सभी लोग आने बंद हो गए। तभी 7 गाड़ियां एक साथ आकर रुकी और सभी गाड़ियों में से बॉडीगार्ड निकले और चौथी गाड़ी के दरवाजे को खोल तो उसमें से रणविजय दत्ता जी गौरव दत्ता के साथ बाहर निकले। रणविजय दत्ता जी नित्या के पास आए और उन्होंने सभी बॉडीगार्ड्स को बाहर इंतजार करने को कहा और वह गौरव के साथ अंदर आए। नित्या ने रणविजय दत्ता को देख कुछ नहीं कहा। तब रणविजय दत्ता जी नित्या के पास आए और उनके सर को सहलाते बोले, कैसी हो तुम? नित्या ने रणविजय दत्ता जी के सवाल पर अपना सर हिला दिया और बोली, ठीक। तभी रणविजय जी की नज़र दूसरे फोन पर बात करते अमन पर गई और उन्होंने गहरी सांस ली। तब नित्या ने धीरे से शिवांग और निशांत को बुलाया और उन्हें रणविजय जी से मिलवाते हुए बोली, यह निशांत और शिवांग है। नित्या ने आज तक कभी भी किसी को भी रणविजय जी से नहीं मिलवाया था, लेकिन आज ये पहली बार था कि वो किसी से उनको मिलवा रही थी। तो रणविजय जी समझ गए कि ये दोनों नित्या के लिए खास थे। रणविजय जी ने शिवांग और निशांत को देख एक हल्की स्माइल के साथ कहा, आगे फ्यूचर में कभी तुम्हें अगर किसी चीज़ में
हेल्प चाहिए तो तुम हमारे स्कूल के मेन बिल्डिंग में आकर मिल सकते हो, बोल रणविजय जी ने गौरव की तरफ इशारा करते हुए कहा। नित्या, ये मेरा पोता है गौरव दत्ता, तुम्हारा जूनियर। नित्या ये सुन एक नजर गौरव को देख अपना सर हिलाया तो गौरव ने अपने हाथ में लिए गुलदस्ते को नित्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपके लॉस के लिए सॉरी। इस पर नित्या ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वह जैसे ही गौरव से वह गुलदस्ता लेने वाली थी कि तभी एक खूबसूरत लंबे हाथ ने उससे पहले वह गुलदस्ता ले लिया और उस हाथ के मालिक की चार्मिंग आवाज आई, आप अंदर जा सकते हैं। अमन को देख और उसकी बात सुन रणविजय जी हल्के से मुस्कुराए और अंदर की तरफ चल दी। गौरव ने एक नज़र अमन को देखा, फिर एक नज़र नित्या, शिवांग और निशांत पर डाला और फिर अपने हाथ को नीचे कर बिना किसी भाव के अंदर चला गया। अमन ने जाते हुए गौरव को एक नज़र मुड़ कर देखा तो अपने हाथों में पकड़े गुलदस्ते को देख उसे साइड में पड़े डस्टबिन में फेंकते हुए इमोशनलेस आवाज में बोला, रणविजय दत्ता आई हियर, वरना आसान नहीं होगा। यहाँ इस वक्त एक पार्क में बैठी रश्मि अपने फ़ोन को लगातार देखे जा रही थी। उसके फ़ोन पर अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया था और शायद इस वजह से उसे और चिंता हो रही थी। रश्मि अभी अपने फ़ोन को देख ही रही थी कि तभी किसी ने उसके पीछे खड़े हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना। यह आवाज़ सुन रश्मि की आंखें फड़की और उसने नॉर्मली अपना फ़ोन बंद किया और फिर मुड़कर धीरे से बोली, कोई अपना सब कुछ खोकर बैठी है तो कैसे ठीक हो सकता है यश। यश ने रश्मि के बगल में बैठते हुए कहा, तो क्या हमेशा दुखी ही रहना है तुम्हें। इस पर रश्मि हल्के से मुस्कुराई और फिर यश की तरफ देखते हुए बोली, यश तुम क्या अपना सब कुछ खोकर खुश रह सकते हो। इस पर यश भी मुस्कुराया और बोला, शायद नहीं, लेकिन मैं दुखी भी नहीं होने की कोशिश जरूर करता, क्योंकि तब मुझे चिंता होती कि मेरे पेरेंट्स ऊपर से मुझे उदास देख खुश नहीं होंगे। यह सुन रही वह जोर से हंसी और उसने कहा, तुम मूड अच्छे से चेंज करना जानते हो, बोल रश्मि ने मुस्कुराया ना गायब हो गई और उसने बिना किसी भाव से कहा, लेकिन यस तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी। मेरी माँ जितनी भी कहती थी वो मुझसे प्यार करती, लेकिन मैंने उन्हें पापा के साथ लड़ते हुए भी सुना है कि कैसे मैं बोझ हूँ। पापा कितना कहे कि वो मुझसे प्यार करते, लेकिन वो मुझसे मेरी माँ की परछाई देखना चाहते थे। लेकिन तुम्हारी तरह मैंने कभी भी द परफेक्ट लाइफ नहीं जी है। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद को पागल बना कर जी है कि मेरे पापा और मदर द परफेक्ट पेरेंट्स थे, कि मैं एक द परफेक्ट फैमिली से हूँ, कि मैंने द परफेक्ट लाइफ जी है। तो मुझे समझना बेकार है, बोल रश्मि खड़ी हुई कि तभी यश ने रश्मि के हाथ को पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हारी लाइफ में द परफेक्ट पर्सन बन सकता हूँ अगर तुम मुझे मौका दे दो। इस पर रश्मि की आंखें हल्की सी फड़की और उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। यहाँ निशा जी जो रोते रोते बेहोश हो गई थी, उनको होश में लाया गया और वह विशाल जी की मदद से बाहर आई मेहमानों का स्वागत करने के लिए। कि तभी करीबन 20 गाड़ियां आकर उसके घर के बाहर खड़ी हुई और सभी गाड़ियों में से गार्ड्स निकले और 7वीं कार का दरवाजा खोल और उसमें से एक आदमी और एक औरत बाहर निकले। दोनों सभी गार्ड्स के साथ नित्या के सामने आकर खड़े हुए। नित्या ने उन दोनों लोगों को और सभी गार्ड्स को देखा। इस वक्त नित्या जो अभी भी वही गीली शर्ट पहने और अमन का दिया हुआ शॉल ओढ़ रखी थी, उसकी इमोशनल लेस आंखों में अलर्ट साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस आदमी और औरत ने नित्या के सामने खड़े होते हुए कहा, क्या ये डॉक्टर स्वाभिमान का फ्यूनरल है। दोस्तों आगे की कहानी को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।